हेलो क्लास 8th आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो पूरे हो चुके हैं और अब एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो पूरे करने हैं आपने। तो इसमें पहला प्रश्न है भी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली? इसका आंसर बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे ही है। 12 अगस्त 1765 को मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिली, बंगाल का दीवान बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी मिलने से कंपनी को क्या लाभ हुआ? दीवानी मिलने से कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? तो इसका आंसर सुनिए नेक्स्ट पैराग्राफ में। दीवानी के तौर पर दीवानी मिलने से कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। दीवानी मिलने के बाद कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी, अर्थात लगान वसूल करने का अधिकार मिल गया था। दूसरा यहाँ से लिखेंगे आप, 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती, यानी सोने के बदले में सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाला पैसा अर्थात लगान से होने वाला पैसा से ही निर्यात के लिए काफ़ी चीज़ें खरीदी जा सकती थी। तो दीवानी मिलने के बाद ये दो फायदे हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दीवानी मिलने से कारीगरों किसानों पर क्या प्रभाव हुआ? दीवानी मिलने का कारीगरों किसानों पर क्या प्रभाव हुआ? यहाँ से देख सकते हैं आप, दीवानी मिलने से कारीगर और जो किसान थे उन पर इस प्रकार प्रभाव हुआ। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत अपने सामान की मिल रही थी और अपनी चीज़ें कंपनी को ज़बरदस्ती बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का जो उत्पादन था वो गिर रहा था। खेती चौपट हो रही थी। 1770 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसके कारण कई करोड़ लोग मौत के मुंह में सो गए थे। इस अकाल ने लगभग 1/3 आबादी समाप्त कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, स्थायी बंदोबस्त की समस्याएं क्या थी? स्थायी बंदोबस्त की क्या समस्याएं थी? तो स्थायी जो बंदोबस्त था उसमें ये समस्याएं थी भी स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या उत्पन्न कर दी थी। कंपनी के जो अफसरों ने पाया कि जमींदार ज़मीन में सुधार के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी आ रही थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर देती थी। एक और पॉइंट है इसी में, किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी लग रही थी क्योंकि जो किसान लगान चुकाता था, किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित भी नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर उसे महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर यह लगान नहीं चुका पाया तो उसे पुश्तैनी यानी ख़ानदानी जो ज़मीन थी उससे बेदखल कर दिया जाता था। तो किसानों के लिए भी और ज़मींदारों के लिए भी ये जो प्रथा थी सही काम नहीं कर रही थी, उनके लिए नुकसान था। नेक्स्ट है भी क्वेश्चन नंबर 5, महल से क्या अभिप्राय है? महल
ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का समूह भी होता था। क्वेश्चन नंबर 6, मुनरो व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। मुनरो व्यवस्था, ये है भी मुनरो व्यवस्था। इसमें क्या बताया है, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भूभाग में, यानी मुनरो व्यवस्था दक्षिण में चली थी। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उससे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया, यानी रैयतवारी या मुनरो व्यवस्था एक ही चीज़ का नाम है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर देखा। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे यह दक्षिणी भारत पर पूरी तरह लागू हो गई। तो ये मुनरो व्यवस्था थी। इसमें दक्षिणी भारत में इसको लागू किया गया, इतना ही लिखना है आपको। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था। 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था। इसी पेज पर है इसका आंसर। 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर जनरल थॉमस मुनरो था। नेक्स्ट, भारतीय नील की मांग क्यों थी। भारतीय नील की मांग क्यों थी। भारतीय नील यहाँ से लिखेंगे आप। 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई थी। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का काम शुरू हुआ था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ था। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी थी। जब नील की मांग बढ़ने लगी उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच नील का जो उत्पादन था आधा रह गया और ब्रिटेन के जो कपड़े रंगने वाले थे वो नील के लिए किसी और विकल्प की तलाश कर रहे थे। और जो ये विकल्प वो आप सबको पता है कहाँ पे मिलेगा, वो मिलता है इंडिया में। तो ये है प्रश्न, नील की मांग कैसे बढ़ गई, भारतीय नील की मांग कैसे बढ़ गई या क्यों बढ़ गई, या क्यों बढ़िया वो था नील का, भारतीय नील का उत्पादन। नेक्स्ट एक प्रश्न और है भी लास्ट। नील का जो पौधा होता है, नील का पौधा कहाँ उगाया जाता है, कैसे मौसम में उगाया जाता है, और वुड से मिलने वाला यह कैसे अलग था। यानी 3 प्रश्न हैं, नील का पौधा कहाँ उगाया जाता है। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ अभी। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों में उगता है। उष्ण कटिबंधीय इलाकों में उगता है। फिर है वुड से जो मिलने वाला नील था उससे यह कैसे अलग था। तो वुड क्या था भी, तो वुड क्या है, उसी समय यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वुड नामक एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वुड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। ये उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मन और ब्रिटेन का हिस्सों में उगाया जाता था। फिर जो मेन समस्या थी वो ये थी, जो ये वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था, और जो नील से बहुत चमकदार रंग निकलता था। यानी नील का रंग था बहुत ज़्यादा चमकदार, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं शताब्दी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। यहाँ तक लिखना अभी आपने।
तो ये 9 पर्सन हो चुके हैं अभी। आज के लिए इतना ही। कल हम इसको नेक्स्ट जो बचे कुछ पर्सन है उनको करेंगे। आप इनको अच्छी तरह से लिख लेना। थैंक